हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारा वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट आपके चैनल पर डाले जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। देखिए क्वेश्चन है पहला, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिए, यदि आपको दो त्रिभुज दे रखे हो और उनके क्षेत्रफल दे रखे हैं, ठीक है, आपसे चाहे संगत ऊंचाई पूछा है चाहे उनके किसी भी भुजा का संगत भुजा का अनुपात पूछा जाए, जो भी अनुपात होगा वो उनके क्षेत्रफलों के वर्गमूल के अनुपात में होगा। यानी अंडर में 81 बटे में अंडर में 49 कितना आ जाएगा 9:7। 9/7 यानी कि 9:7। ठीक है, यानी उनकी जो संगत भुजाओं में अनुपात होगा वो उनके वर्ग क्षेत्रफल के वर्गमूल के अनुपात में होगा, चाहे ऊंचाई में पूछा जाए चाहे आधार में या फिर कोई भी और भुजा पूछा जाए, तो जो भी अनुपात होगा वो उनके वर्गमूल के अनुपात में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोई व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है और यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। देखिए, व्यक्ति की चाल कितनी है, व्यक्ति की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब अनुकूल दिशा में जाएगा यानी धारा की दिशा में जाएगा तो चाल कितनी हो जाएगी, चाल जुड़ जाएगी यानी 6 और 2 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और जब प्रतिकूल दिशा में जाएगा तो चाल कितनी हो जाएगी, चाल घट जाएगी 2 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना तो आपको पता ही होगा। अब आगे देखिए, आपसे पूछा क्या, दूरी पूछिए। तो देखिए, दूरी बराबर क्या होता है 4 बट्टे समय, सॉरी दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय। मान लेते हैं कि जो दोनों स्थान है, मतलब जिस स्थानों के बीच की दूरी है वो कितनी है, वो d किलोमीटर है। तो विपरीत दिशा में जाने में समय कितना लग रहा है, 3 घंटे अधिक लग रहा है। इसका मतलब विपरीत दिशा में चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए d बटे में 4, ये क्या हो गया, समय हो गया। समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे 4। और अनुकूल दिशा में समय कितना लग रहा है तो d बट्टे में 8, क्योंकि चाल कितनी है 8 किलोमीटर। दोनों के समय का अंतर कितना है, दोनों समय का अंतर है 3 घंटे। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा dy4 माइनस के dy8 बराबर 3। अब आप ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जो 3 से भी कट, सॉरी 4 से भी कट जाए और आपका 8 से भी कट जाए। देखिए दो ऑप्शन ऐसे हैं, एक तो 24 है और एक आपका 32 है। अब देखते हैं कौन सा समीकरण को संतुष्ट करता है। तो यदि हम यहाँ पे 24 रख लेंगे, डी की वैल्यू कितनी रख लेंगे 24, तो यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। 6 माइनस के 3 बराबर 3। इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी होगी 24 होगी। वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर 2d हो जाएगा और यहाँ पे खाली d हो जाएगा बराबर 3। 2d माइनस के d यानी कि d बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणा 8 यानी कि 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है तो उसका विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य कितने परसेंट है। 40% का मतलब क्या होता है, 40% का फ्रैक्शन रूप होता है 2/5। लागत मूल्य किसका है, विक्रय मूल्य का 40%, यानी विक्रय मूल्य कितना है 5 है तो लागत मूल्य कितना है 2 है। आपसे पूछा है विक्रय मूल्य लागत मूल्य का कितने परसेंट है। विक्रय मूल्य कितना है 5 है और लागत मूल्य कितना है 2 है। गुणा कर देंगे 100 का, कितना आएगा आपका, ये 2 से कटेगा 50 का, 50 पंजे 250, यानी जो विक्रय मूल्य है वो लागत मूल्य का 250% है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए क्वेश्चन है, ए तथा बी ने क्रमशः 5,000 और 4,500 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली और बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। इसी समय सी कुल 7,000 लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। तो वर्ष के अंत में 4140 रुपये के लाभ में से सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए, देखिए 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ए बी और सी, यानी इन्होंने जिस अनुपात में इन्वेस्ट किया हो उसी अनुपात में इनका लाभ का बंटवारा होगा। तो इन्होंने कितने कितने रुपये लगाया है, तो ए ने कितना लगाया है 5,000 रुपये लगाए थे। कितने महीने के लगाए थे, तो शुरू में 4 महीने के लिए लगाए थे। फिर क्या किया इसने, इसने आधा पैसा अपना वापस ले लिया, यानी अब इसका कितने रुपये लगाया हुआ है तो 2,500 इसका अभी लगा हुआ है। कितने समय के लिए, क्योंकि पूरे समय की बात हो रही है 1 महीने 1 साल की, तो इसका मतलब इसने 2,500 8 महीने के लिए और लगाए होंगे। ठीक है, ऐसे बी का देखिए, बी ने कितने लगाए थे शुरू में लगाए थे 4,500 रुपये। कितने महीने के लिए लगाए थे 4 महीने के लिए। 4 महीने के बाद में क्या किया इसने 4.5 का 1/3 वापस ले लिया। तो 4.5 का 1/3 कितना होगा, 4.5 का 1/3 हो जाएगा 1/3 यानी कि 1,500 रुपये इसने वापस ले लिए। अभी भी कितने हज़ार रुपये लगे हुए हैं इसके, 3,000 रुपये इसके लगे हुए, यानी इसके 3,000 रुपये लगे हुए हैं। कितने समय के लगे हुए हैं तो 8 महीने के लिए। सी ने क्या किया
सी 4 महीने के बाद में आया, ऑप्शन 7,000 रुपये लगा दिए। तो सी ने 7,000 रुपये लगा दिए, कितने समय के लगाए? तो पूरे 8 महीने के लिए, क्योंकि 8 महीने उसके बचे हुए थे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 2 जीरो कॉमन है सब में, 2 जीरो काट दिए सब में से। ठीक है, और देखिए 4 कॉमन है सब में, 4 काट दीजिए। देखिए 4 यहाँ पे है, 4 से 2 बार कटेगा, 4 ये भी कॉमन है, और 4 से यहाँ पे भी 2 बार, 4 से ये 2 बार। ठीक है, आगे देखिए कितना है, 50 और 25 दूनी 50, यहाँ कितना जाएगा 100, यहाँ कितना जाएगा 45, और 3 दूनी 6, कितना जाएगा 51, यहाँ कितना आ जाएगा 70 दूनी 140। ठीक है, यानी ये अनुपात हो गया जिस अनुपात में उन्होंने निवेश किया है वो वाला। तो कुल मिला के इन्होंने निवेश कितना किया है? तो कुल मिला के इन्होंने निवेश किया है 100 और 51, 151 और 140, कितने हो जाएंगे आपके 291। देखिए यहाँ पे 30 था, तो 30 दूनी कितना होगा 60, 60 और 45 कितना होगा 105 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 51 गलत लिखा हुआ है, कितना जाएगा यहाँ पे 105। ठीक है, अब इसको जोड़िए, तो 100, 105 और 140 कितना हो जाएगा आपका ये 345। 345 की वैल्यू कितनी है? 345 की वैल्यू है आपकी 4140। पूछा किसका? सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है? 140 है, तो 345 की वैल्यू इतनी है, 140 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी 4140 बटे में 345 गुणा 140। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 से कटेगा, ये कितने का कटेगा? 5 30, 5 45, 5 से आपका कट जाएगा, 5 40 और 1 बचा, 5 10, 40। ठीक है, 23 से कटेगा, 23 दिया 69, 23 दिया 69, कितने बचे यहाँ पे? तो 13 बचे, और 23 138। 3 से कटेगा 12 बार, 12 इंटू 14 कितने होते हैं? 168 रुपये 1 जीरो, यानी कि सी का हिस्सा कितना है? 1680 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। यदि ट्रेन उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर जाती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? देखिए मान लीजिए इस दिशा में ट्रेन चल रही है, और इसी दिशा में क्या है, आपको बोला है कि व्यक्ति भी इसी दिशा में चल रहा है। जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो उनकी सापेक्षिक चाल क्या होती है? घट जाती है। यानी 40 माइनस के 25 कितना हो जाएगा? 15। यानी जब ट्रेन उस व्यक्ति को पार करेगी तो किस स्पीड से पार करेगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पार करेगी। अब जब व्यक्ति को पार करती है ट्रेन, तो उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी होती है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी यानी कि लंबाई ट्रेन की क्या हो जाएगी? तो लंबाई एल बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और मीटर में चेंज कर देंगे, 5 बटे 18 से गुणा कर देंगे। समय कितना दे रखा है? 48 सेकेंड। ठीक है, यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसको सॉल्व करिए तो देखिए 6 से 3 बार, 6 से 8 बार, 3 से कटेगा 5 बार, 55 25 अट्ठे 200 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 29 है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 145 है। उन संख्याओं का अंतर कितना होगा? मान लीजिए दो संख्या आपकी ए और बी है, उनका योग कितना है? यानी कि ए प्लस बी कितना है? 29। आपसे पूछा है उनका अंतर, यानी ए माइनस बी की वैल्यू पूछी है, और उनके वर्गों का अंतर कितना रखा है? 145। वर्गों का अंतर मतलब ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर दे रखा है आपको 145। आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 145। आपको पता है कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 29 दे रखी है, तो 29 का क्या होगा? इसमें भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 145 बट्टे 29 यानी कि 5। ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए माइनस बी का मतलब है दोनों संख्याओं का अंतर। अंतर कितना है? आगे निकल के आपका 5। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस 2 रूट 6, तो अंडर रूट में ए माइनस 1 अपन रूट ए का मान क्या होगा? देखिए इसको, देखिए आपको ए की वैल्यू दे रखी है और अंडर रूट ए की वैल्यू पूछी है, तो आपको पहले अंडर रूट ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अंडर रूट ए का मतलब जो ए की वैल्यू दे रखी है उसके ऊपर आपको वर्गमूल लगाना पड़ेगा, यानी कि अंडर रूट में 5 प्लस 2 रूट 6,
ठीक है, यानी 5 प्लस 2√6। क्लियर। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो संख्या है किसका वर्गमूल है। तो देखिए ये संख्या जो आपका किसका वर्ग है ये आपको पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करेंगे, तो आपको तुलना करनी पड़ेगी किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यानी 2 तो आपका ये दे रखा है, ए बी की वैल्यू कौन सी होगी ये, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कौन सी होगी ये वाली। तो देखिए अंडरूट 6 को मिल सकते हैं अंडरूट में 3 गुणा अंडरूट में 2, ठीक है। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी 3, बी की वैल्यू कितनी होगी 2। 3 का वर्ग अंडरूट 3 का वर्ग करेंगे 3 ही आएगा, अंडरूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही आएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5, यानी कि हमारा ये 5 दे रखा है। तो यहाँ से आपको कंफर्म मिल जाएगा कि ये जो वैल्यू है वो किसकी है, अंडरूट में 3 प्लस अंडरूट 2 का होल स्क्वायर है। क्या है, अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 2 का होल स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो 3 और 2 5 मिल जाएगा, प्लस के 2ab यानी कि 2√6। इसका मतलब ये अंडरूट 2 और अंडरूट 3 का क्या है, होल स्क्वायर है। स्क्वायर से क्या होगा, ये वर्गमूल हट जाएगा, तो इसका मतलब अंडरूट ए की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, √3 प्लस के √2। क्लियर, यानी रूट ए की वैल्यू मिल गई आपको √3 प्लस √2। इसी प्रकार 1/√a का मतलब क्या होगा, 1/√a का मतलब 1 में आ जाएगा ये √3 प्लस √2, इसके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे संयुग्मी का, तो ये हो जाएगा √3 माइनस के √2, यहाँ पे भी √3 माइनस के √2। ठीक है, आगे देखिए ये ऊपर कितना बचेगा, ऊपर तो इतना ही बचेगा √3 माइनस के √2, नीचे कितना बचेगा, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी है, ये आपका ए माइनस के बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, यानी कुल मिलाकर कितना बच गया √3 माइनस के √2। क्योंकि नीचे 1 बचेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको √a की वैल्यू पता चल गई, √1/√a की वैल्यू पता चल गई। पूछा क्या था आपसे, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कर दीजिए, यानी कि √a माइनस के 1/√a की वैल्यू बराबर हो जाएगी, √a की वैल्यू थी √3 प्लस √2, और 1/√a की वैल्यू कितनी निकल के आई, माइनस में निकल √3 माइनस के √2, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, √3 प्लस √2, माइनस अंदर जाएगा तो √3 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का √2 हो जाएगा, √3 से √3 खत्म, √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 2√2, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 2√2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 17वीं पारी में उसने कितने रन बनाए थे, 87 रन बनाए थे, और इस पर उसका औसत कितना बढ़ गया, 3 रन बढ़ गया। इसका मतलब हर पारी में 3-3 रन तो उसके चले गए, किसके हिसाब से, उसका औसत बढ़ाने में चले गए, यानी 17 गुणा 3 यानी कि 51 रन, 87 में से 51 रन तो उसका औसत बढ़ाने में ही चले गए, बच्चे कितने, तो 87 माइनस के 51 कितना हो जाएगा ये आपका 36, यानी 17वीं पारी से पहले औसत कितना था 36 था, जिसकी वजह से जो उसने एक्स्ट्रा 51 रन बनाए थे, यानी मान लीजिए 17वीं पारी में यदि वो खिलाड़ी 36 रन ही बनाता तो औसत कितना रहता, 36 ही रहता, लेकिन उसने कितने रन एक्स्ट्रा बनाए, तो 51 रन एक्स्ट्रा बनाए, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जो 3-3 रन वो हर एक पारी में उसने बांट दिए, जिसकी वजह से औसत क्या बढ़ गया, 3 रन बढ़ गया। तो आपसे पूछा था कि 17वीं पारी के बाद औसत क्या हुआ, तो ये जो 36 औसत है कब का है, 17वीं पारी से पहले का। तो 17वीं पारी के बाद औसत कितना बढ़ गया, 3 रन बढ़ गया, तो अब नया औसत कितना हो जाएगा, 3 इसमें जोड़ देंगे 36 में, कितना हो जाएगा 39, यानी 17वीं पारी के बाद औसत कितना है 39। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, कैसे बताया मैंने, आप एक बार दोबारा देख लीजिए। 17वीं पारी में 87 रन बनाए थे, जिससे औसत कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, यानी 17-51 रन तो उसका औसत बढ़ाने में ही चले गए, बचे कितने 36 रन बचे, तो ये जो 36 रन बचे ये 17वीं पारी से पहले का औसत है। ठीक है, इसमें यदि हम नया औसत निकालना है तो हमें 3 रन और जोड़ देने होंगे, तो नया औसत कितना हो जाएगा 39। आपको 17वीं पारी के बाद का औसत ही तो पूछा है, तो नया औसत कितना हो जाएगा 39। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी औसत कितना है 50 रन है, उसका अधिकतम स्कोर उसकी न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन दो पारियों को शामिल ना किया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत कितना है 48 हो जाता है। तो खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर बताइए। देखिए इसे,
देखिए मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस कितना है, 172। हम मान लेते हैं मैक्सिमम हमारा x है, मिनिमम हमारा कितना है, y है, यानी x माइनस y कितना है, 172। क्लियर? x माइनस y हमारा कितना हो गया, 172। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 40 पारियों का औसत कितना है, 50 है, और 38 पारियों का कितना है, 48। इसका मतलब 2 पारियों में उसने कितने रन बनाए होंगे। तो देखिए उसके जो 38 पारियों में 48 है और 40 में 50 है, इसका मतलब शेष 2 पारियों में उसने 50-50 तो बनाए ही होंगे, यानी 50 प्लस 50 तो बनाए ही होंगे। उसके अलावा कितने एक्स्ट्रा बनाए होंगे, जिसकी वजह से औसत 48 से कितना हो गया, 50, यानी कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। कितनी पारियों पे, तो 38 पारियों पे, यानी 38 दूनी 76 रन, यानी कि उसने 76 रन एक्स्ट्रा और बनाए होंगे, जिसकी वजह से औसत 48 से 50 हो गया। तो कुल मिला के उसने कितने रन बनाए होंगे 2 पारियों में, तो 100 प्लस 76 176, यानी कि 2 पारियों का योग कितना हो गया, 2 पारियों का योग हो गया 176। ठीक है? अब देखिए दोनों पारियों का अंतर, यानी कि x माइनस के y बराबर 172 है और x प्लस y बराबर है 176। पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा है खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर, यानी x की वैल्यू पूछी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो x बराबर, दोनों को जोड़िए, तो 6 2 8 और 17 दूनी 34, इसका आधा कितना हो जाएगा, 174, यानी उसका अधिकतम स्कोर कितना हो जाएगा, 174। ठीक है? आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, यदि आपको ये वाला मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, 40 पारियों का औसत कितना है, 50 रन है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 40 इंटू 50 यानी कि 2000। 38 पारियों कितना है, 48, तो कुल योग कितना हो जाएगा 38 पारियों का, तो 38 पारियों का कुल योग हो जाएगा 38 गुणा 48 कितना होता है, तो ये होता है आपका 1824। ठीक है? इसका मतलब 2 पारियों में से कितने रन बनाए होंगे, 176, घटा देंगे तो 176 आ जाएगा। मैंने मैंने भी आपको 176 निकाल के दिखाया कि 2 पारियों को जो उसने रन बनाए थे वो कितने बनाए थे, तो 176 बनाए थे। अब दोनों का योग दे रखा है 176, दोनों का अंतर दे रखा है 172, यानी योग दे रखा है 176, अंतर दे रखा है 172। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू आप निकाल ही लोगे। तो ये भी आपका एक तरीका हो सकता है और ये भी आपका शॉर्ट तरीका हो सकता है। ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, एक क्रिकेटर द्वारा 11 पारियों में बनाए गए रनों का औसत कितना है, 63 है। 6 पारियों का 60 है, अंतिम 6 का कितना है, 65 है। छठी पारी का बनाइए। देखिए जो आप तरीके से आप करते हो वो क्या तरीका होता है कि 6 गुणा 60 करोगे 3600, फिर 6 गुणा 65 करोगे तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी 6 गुणा 60 करोगे 360 हो जाएगा, और 6 गुणा 65 करोगे तो आपका ये 380 हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे, फिर आपको इन दोनों गुणा में से क्या करोगे, आप उसको माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है वो देखिए। देखिए 11 पारियों का औसत कितना है, 63 है। पहली 6 पारियों का कितना है, 60 है, यानी 60 63 से कितना कम है, 3 कम है। 6 पे 3 कम है तो कुल मिला कितना कम हो गया, 18 की कमी हो गई। 36 18 की कमी हो गई। ठीक है? अंतिम 6 कितना है, 65। 63 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। कितने पे, 6 पे, तो कितना अधिक हो गया, 12। तो जब इन दोनों को देखेंगे तो ये माइनस के 18, ये प्लस के 12 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका माइनस के 6। ठीक है? यानी अभी भी हमारी क्या है, 6 की कमी है। तो हम क्या करेंगे, छठी पारी हमारी जो होगी वो क्या है, दोनों में जुड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे, छठी पारी का जो रन है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा औसत दे रखा है उसमें से हम 6 को घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 63 में से 6 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 57। यानी उसने छठी पारी में कितने रन बनाए थे, तो छठी पारी में 57 रन बनाए थे। मान लीजिए यहाँ पे आपका प्लस के 6 होता तो हम इसमें जोड़ देते। ठीक है? तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 57। ठीक है? इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी आपको, आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, वाई और जेड 12 दिन में और एक्स और जेड 18 दिन में। तो एक्स वाई तथा जेड में सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है। कार्यकुशल का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा एक दिन में काम कौन कर रहा है। देखिए एक दिन की एफिशिएंसी निकालनी है, कार्य क्षमता। देखिए एक्स और वाई कितना कर रहे हैं, एक्स और वाई कर रहे हैं 9 दिन में काम, वाई और जेड कर रहे हैं आपका 12 दिन में, और जेड और एक्स कर रहे हैं आपके 18 दिन में। ठीक है? आपको पता है कि इनके जो एलसीएम होता है उसको हम कुल काम मानते हैं, यानी कि 9 12 18 का एलसीएम हो गया 36। तो एक्स और वाई का 9 दिन में पूरा काम करना है 36, तो एक दिन में कर देंगे 4 काम। ये 12 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 3 काम, 18 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 2 काम। अब इसको जोड़िए, तो एक्स
प्लस बाई प्लस जेड प्लस एक्स को जोड़ेंगे तो एक्स 2 बार आया है, 2 कॉमन ले लेंगे, तो एक्स प्लस बाई भी 2 बार आया है और जेड भी 2 बार, सब में से 2 कॉमन ले लिया। इधर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9। ठीक है, यहाँ से एक्स प्लस बाई प्लस जेड कितना मिल जाएगा, 9/2 यानी कि 4.5, यानी कि तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 4.5 हो गया। अब तीनों का अलग अलग काम निकालना पड़ेगा क्योंकि तीनों की क्षमता निकालनी है, तभी तो पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा कार्यकुशल कौन है। देखिए तीनों का यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है 4.5 और एक्स प्लस वाई की दे रखी है वैल्यू, एक दिन का काम कितना दे रखा है 4, तो जेड का यहाँ से कितना निकल कर जाएगा, 4.5 में 4 घटा देंगे तो 0.5। ऐसे ही तीनों का जोड़ दे रखा है 4.5, वाई प्लस जेड की दे रखी है 3 घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगी एक्स की वैल्यू, यानी कि 4.5 में से 3 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 1.5। ऐसे ही जेड प्लस एक्स कितना दे रखा है 2, तो जेड प्लस एक्स इसमें से घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से वाई की वैल्यू, यानी कि 4.5 में से 2 घटा देंगे तो मिल जाएगा 2.5। यानी ये काम निकल के आ गया तीनों का एक एक दिन का। क्लियर, यानी कि जेड एक दिन में 0.5 काम करता है, एक्स एक दिन में 1.5 काम करता है और वाई एक दिन में 2.5 काम करता है। तो सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, वाई करता है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा कार्यकुशल कौन होगा, वाई ही होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिक कार्यकुशल कौन है, वाई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर चौथे और 5वें वर्ष में क्या हो जाती है, 12,900 से 14,250 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। देखिए क्वेश्चन को, देखिए 4 साल के बाद में 12,900 हो जाती है और 5 साल के बाद में 14,250 हो जाती है। इसका मतलब 1 साल का ब्याज कितना मिल गया, 1 साल का ब्याज मिल जाएगा आपको 14,250 में से 12,900 को हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,350। ठीक है, यानी 1 साल का ब्याज कितना हो गया 1,350। चूंकि 4 साल के बाद में 12,900 हो रही है, इसका मतलब 4 साल में ब्याज कितना मिल गया होगा, तो 1,350 इंटू 4 कितना हो जाएगा ये आपका 5400। ठीक है, यानी उसे 5400 रुपये क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, कब, 4 साल में। तो इसका मतलब 4 साल पहले धनराशि कितनी रही होगी, 4 साल के बाद में 12,900 हो रहा है, जिसमें 5400 रुपये क्या है, ब्याज के हैं। तो 4 साल पहले धनराशि कितनी रही होगी, तो 12,900 में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा आपका ये 005 और 7500, यानी कि जो हमारा मूलधन था वो हमारा कितना है 7500 हमारा मूलधन है, जिस पे 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है, तो 1,350 रुपये ब्याज मिल रहा है। कितना परसेंट हो गया, तो गुणा कर देंगे 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 से 5, 15 नम्मा 135, 9 से कटेगा, 5 से कटेगा 9 और 90, 18 बाहर, यानी दर कितनी निकल के आ गई आपको, 18% की दर निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है परंतु उसकी आय पर लगने वाला जो आयकर है वो 12% से 10% हो जाता है। अब इसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है, तो उसकी बढ़ी हुई आय कितनी होगी। देखिए प्रश्न को, देखिए मान लेते हैं शुरू में उसकी आय थी वो कितनी थी, x लाख रुपए थी। ठीक है, यानी x लाख रुपए थी, अब उसकी आय कितनी बढ़ गई 5 लाख, अब उसकी आय कितनी होगी x प्लस 5 लाख। ठीक है, कितने रुपए होगी उसकी आय। अब पहले इसको टैक्स कितना लग रहा था 12% का, यानी कि पहले टैक्स लग रहा था 12%, अब टैक्स कितना लग रहा है 10%। तो अब टैक्स क्या है, ज़्यादा दिन ज़्यादा 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 जा रहा है ना, यानी अभी वाली जो आय है उस पर क्या है, टैक्स है ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि तभी तो 10,000 रुपये अधिक लग रहे हैं। तो इसका मतलब एक्स प्लस 5 लाख का 10% और एक्स का 12%, दोनों का डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, 10,000 के। ठीक है, ये बात समझ में आई, क्योंकि जो 10,000 रुपये अधिक जा रहे हैं वो किसकी वजह से जा रहे हैं, क्योंकि टैक्स क्या है, अभी जो आय बढ़ रही है उसकी वजह से 10,000 रुपये अधिक जा रहे हैं। तो अभी जो आय है वो 5 लाख अधिक है पहले वाली से, अभी पे टैक्स कितना लग रहा है 10% लग रहा है। तो अभी पे 10% जो टैक्स लग रहा है और पहले पे जो 12% टैक्स लग रहा था, दोनों का डिफरेंस कितना है 10,000 का। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10x का गुणा इसमें हो गया, कितना जाएगा ये 10x बटे में 100 प्लस जब इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, तो 50,000 हो जाएगा। माइनस के 12x बटे में 100 बराबर हो जाएगा 10,000 के। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए ये 10x है, ये 12x है, घटा देंगे कितना आ जाएगा ये, माइनस के 2x बटे में 100
और ये क्या है, प्लस के 50 से आ रहा है, इधर जाएगा तो माइनस के 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 माइनस के 50,000। ठीक है, कितना बचेगा ये आपका, माइनस के 2x बटे में 100 बराबर माइनस के 40,000। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म, 2 से कटेगा आपका ये 20,000 बार। ठीक है, और तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 20,000 गुणा 100 बराबर 20 लाख। ठीक है, क्लियर। यानी कि x हमारा क्या था, x हमारा शुरू की क्या थी, आय थी। आपसे पूछा क्या है, बढ़ी हुई आय। अब आय कितनी बढ़ गई है, 5 लाख बढ़ गई है, तो अब आय कितनी हो जाएगी, 20 लाख से 5 लाख बढ़ जाएगी, तो आय कितनी हो जाएगी, 25 लाख। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 25 लाख। ऑप्शन नंबर बी। चूंकि ऑप्शन दे रखे हैं वो लाख में ही दे रखे हैं, तो आपका जो नया आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 लाख। पहले आय कितनी थी, तो 20 लाख आय थी, अब कितनी हो गई, 25 लाख। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक मशीन की कीमत हर वर्ष उस वर्ष की आरंभिक कीमत की 10% की दर से घटने लगती है। यदि उस मशीन की वर्तमान कीमत 729 हो तो 3 वर्ष पहले उस मशीन की कीमत क्या थी। देखिए कितने परसेंट से घट रही है, 10% से घट रही है। 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। यानी पहले उसकी यदि कीमत 10 थी तो 1 घट जाएगी तो कितना हो जाएगी, 9 हो जाएगी वर्तमान में। ऐसे ही 3 साल तक चलेगा। ठीक है, इसका मतलब 3 साल पहले यदि उसकी आय जो उसकी कीमत थी वो कितनी थी, 10 × 10 × 10 यानी कि 1,000 थी। अब कितनी हो जाएगी 3 साल के बाद, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729। जब 1,000 थी तो 3 वर्ष के बाद में कितनी हो जाएगी, 729 हो जाएगी। तो 729 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 729 के बराबर ही दे रखी है। तो 1,000 की वैल्यू कितनी किसके बराबर हो जाएगी, 1,000 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब 3 साल पहले उसकी कीमत कितनी थी, तो 1,000 रुपये थी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 3 भाइयों ने आपस में 1620 रुपए की राशि ऐसे बांटी कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला। तो दूसरे भाई का हिस्सा कितना होगा। देखिए मान लेते हैं 3 भाई क्या है, ए बी सी 3 भाई हैं। ठीक है, ए बी और सी तीनों भाई हैं। अब आपसे कह रहा है कि 3 भाइयों ने आपस में 1620 रुपए की राशि ऐसे बांटी कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 मिला। दूसरा भाई कौन सा है, बी। बी को कितना मिला, बी को मिला दोनों भाइयों का संयुक्त हिस्सा यानी कि ए प्लस सी का 5/13। बी को कितना मिला, दोनों भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस सी इधर ले आएंगे बटे में, तो बी अपॉन में ए प्लस सी बराबर हो जाएगा 5/13। ठीक है, इसका मतलब बी का हिस्सा 5 हो गया और ए प्लस सी का हिस्सा कितना हो गया, 13। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कुल मिला के तीनों का हिस्सा कितना हो गया, 13 + 5 18। और 18 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1620। क्लियर, 18 की वैल्यू दे रखी है आपको 1620। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 1620 बटे में 18। 18 नंबर कितना होता है, 162 यानी 90। यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई 90। पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा है दूसरे भाई का हिस्सा यानी बी का हिस्सा पूछा है। बी का हिस्सा है कितना, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 × 90 यानी कि 450। ठीक है, बी को कितना हिस्सा मिल रहा है, तो बी को मिल रहा है 450 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी में 555 की राशि 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से 4:5 अनुपात 6 के अनुपात में बांट दी गई। तो सी को कितनी राशि अधिक मिली। देखिए देखिए पहले जो ए बी सी का अनुपात था वो 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 था। तो जब इसका हम सिंपल अनुपात निकालेंगे तो कितना अनुपात हो जाएगा, तो 4 5 6 का एलसीएम कितना होता है 60। 60 से गुणा करेंगे तो 1/4 में 60 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 15। 1/5 में 60 से गुणा करेंगे तो 12 और 1/6 से 60 गुणा करेंगे तो 10। यहाँ सिंपल अनुपात कितना निकल के आ गया, तो निकल के आ गया आपका 15 12 और 10, कुल योग कितना हो गया 37। 37 की वैल्यू कितनी किसके बराबर है, तो 555 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो 555 बटे में 37।
37 से कितने कटेगा ये आपका, तो ये कट जाएगा आपका 37 से 111, 111 पंजे 55, यानी कि 15 बार कटेगा आपका। ठीक है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 15। आपसे पूछा क्या, सी को कितनी राशि अधिक मिली, तो हमें सी से मतलब है, तो सी को पहले कितना मिला था, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 गुणा 10 यानी कि 150, यानी पहली कंडीशन में सी को 150 रुपये मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन में अनुपात क्या है, 4:5:6। ठीक है, यानी कुल योग कितना हो गया, 4 और 5 9 और 6 15, यानी कि 15 कुल योग हो गया, जो कि किसके बराबर है, 555 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 555 बटे में 15, यानी कि ये कटेगा आपका 37 बार। ठीक है, उसी का हिस्सा कितना है, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37 गुणा 6 यानी कि 222। इन दूसरी कंडीशन में सी को कितना हिस्सा मिल रहा है, 222 मिल रहा है, और पहली कंडीशन में सी को मिल रहा है 150 रुपये, तो कितना अधिक मिल रहा है सी को, तो 222 माइनस के 150 कितना हो जाएगा आपका ये 72, यानी कि कुल मिला के सी को कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो मतलब 72 रुपये अधिक मिल जा रहे हैं। किसकी वजह से मिल रहे हैं, रेशियो गलत बटने की वजह से मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, उनमें से यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से किसी पक्षी के पंखों की संख्या और आपके हाथ की उंगलियों की संख्या के दुगुना योग को भाग देने से प्राप्त संख्या के बराबर है, तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल दे रखा है 48, उनमें से एक संख्या क्या है, एक संख्या तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, तिपहिया साइकिल में पहिए कितने होते हैं, 3, किसी पक्षी के पंखों की संख्या यानी कि 2 होती है, पक्षी के पंखों की संख्या आपके हाथ की उंगलियों की संख्या के 2 गुना योग को, हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, 5, 5 का 2 गुना। तो देखिए इसको समझिए, तो आप यहाँ से पढ़िए, इसमें से यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से किसी पक्षी के पंखों की संख्या, पक्षी के पंखों की संख्या कितनी होती है, 2, और आपके हाथ की उंगलियों की संख्या के 2 गुना, हाथ में उंगली कितनी होती है, 5 गुणा 2, ठीक है, के योग को किससे भाग दिया जा रहा है, तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या, तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या कितनी होती है, 3। देखिए 5 दूनी 10 और 2 12, जब हम 12 में 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब एक संख्या में कितनी मिल गई, 4, और दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, 48, तो हमें दूसरी संख्या कितनी मिल जाएगी, तो 4, दूसरी संख्या हमने x मान ली बराबर 48 है, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 48 बटे में 4 यानी कि 12। इसका मतलब दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई, 12। नेक्स्ट देखिए, दिया है 3.718 बराबर 1 बटे में 0.2689 है, तो इसकी वैल्यू बताइए। देखिए ये सेम वैल्यू चल रही है आपके पास, पॉइंट को एडजस्ट किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आपका, देखिए इसको समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए ये वाला सवाल दिया हुआ है आपका, अब इसको एडजस्ट करना है। देखिए यहाँ पे पॉइंट कितने अंकों के बाद है, यहाँ पे अंक पॉइंट 3 अंकों के बाद था, तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया आपका, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यानी कि 4 अंक क्या हुआ, बाईं तरफ खिसक गया। बाईं तरफ कब खिसकता है, जब हम 10,000 से भाग कर देंगे, तब हमें हमारा जो पॉइंट होता है, दशमलव होता है, वो 4 अंक बाईं तरफ खिसक जाता है। इसका मतलब इसमें हम क्या किया गया है, इसमें 10,000 से भाग किया गया है। ठीक है, जब इसमें 10,000 से भाग करेंगे तो हमें इधर भी करना पड़ेगा भाग, जब इसमें भाग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, बटे में 10,000 इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, जब इसमें 10,000 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.0003718, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000 का गुणा हो जाएगा, इधर भाग करने का मतलब इधर गुणा ही है, इसमें बटे में 10,000 करेंगे तो 1/10,000 मतलब इसमें 10,000 का गुणा हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 2689। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसका उल्टा कर दीजिए, उल्टा करने का मतलब ये आपका बटे में आ जाएगा 0.0003718, और ये बटे वाला कब बन जाएगा ऊपर 2689। आपसे देखो यही वाली वैल्यू आपको क्या है पूछिए, क्या पूछिए, 1/0.00378 की वैल्यू पूछिए, तो कितनी निकल कर आ जाएगी, 2689, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1,000 और 2,000 के बीच में कौन सी संख्या है जिसे 30, 36 और 80 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल बचे। देखिए जब 30 या फिर हम 80 से भाग करेंगे और 11 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब इकाई अंक उसका आगे 1 होना चाहिए, तो ये दोनों आंसर तो आपके होंगे नहीं। क्लियर, अब देखिए जब हम 36 से भाग कर रहे हैं
और हमारा शेष पर कितना बच रहा है 11। तो 9 से भाग करने में शेष पर कितना बचेगा, तो 9 को हम 11 से भाग कर देंगे। देखिए आपने एक तरह का सवाल पढ़े होंगे पहले, और इसमें यूपी पुलिस के एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं कि इधर देखिए आप, यदि हम की संख्या में 36 से भाग करें, ठीक है, और शेष पर हमारा 11 बच रहा है, तो उसी संख्या में जब हम 9 से भाग करेंगे शेष पर हमारा कितना बचना चाहिए, तो 11 में हम 9 का भाग कर देंगे, कितना शेष पर बचेगा 2। ठीक है, ये इस तरह के सवाल आपने देखे होंगे, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। देखिए 36 से भाग करने पर यदि 11 शेष पर बच रहा है, तो 36 का फैक्टर यानी कि 9, 9 से भाग करने पर शेष पर कितना बचेगा 2। शेष पर 2 बचने का मतलब क्या होता है, शेष पर 2 बचने का मतलब उसके अंकों का जोड़ 2 होना चाहिए। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, यहाँ कितना है 4 और 5 9, अंकों का जोड़ कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है 6 और 4 10 और 2 12, यानी कि 3 आ रहा है। यहाँ पे हमें कितना चाहिए 2 चाहिए, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न बहनारेख उन व्यापारियों के बारे में जानकारी दिखाता है जो व्यापार करते हैं। देखिए चावल वाला है, ये गेहूं है, ये चना है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए इसका, देखिए यहाँ पे भी बहनारेख दिखाया हुआ है, इसी को आप मान सकते हैं सेम ही है वो पहले वाला भाई। कितने व्यापारी केवल गेहूं और चने का व्यापार करते हैं, केवल गेहूं और चने का, ये चना है ये गेहूं है। कितने व्यापारी दोनों में कॉमन है, तो 2 व्यापारी दोनों में कॉमन है। तो ऐसे कितने व्यापारी हैं जो गेहूं और चने दोनों का व्यापार करते हैं, तो ऐसे 2 व्यापारी। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि केवल गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्या का केवल चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या के साथ क्या अनुपात है। केवल गेहूं और चने कितने थे, 2 थे, और चावल और गेहूं वाले कितने हैं 20 हैं। दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा 1:10। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, निम्न बेनारेख, देखिए बेनारेख दे रखा है, वही सेम बेनारेख है। आपसे पूछा है केवल चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या का, चावल और गेहूं कितने हैं 20 हैं। ठीक है, केवल चने के व्यापारी केवल कितने हैं 65। दोनों का अनुपात पूछा है, तो 20 और 65 का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 से कटेगा 4 बार, 5 से 13 बार, अनुपात कितना निकल के आ गया 4:13। ऑप्शन नंबर सी। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।